Hello everyone. I hope everyone is back. Yes, sir. So now let's continue with the next topic. So the next method which we learn in order to find the functioning of the brain is your neuroimaging. So neuroimaging is your method which we use to take an image of our brain. ठीक है, ये आपका देखो ये इंपॉर्टेंट मेथड होगा, आपके एग्जाम में भी आ सकता है क्योंकि इसके अंदर कुछ मेथड्स दिए गए हैं न्यूरो इमेजिंग कैसे होती है. सो इन न्यूरो इमेजिंग में क्या करते हैं, हम माइंड की क्या करेंगे, इमेजेस को करेंगे कलेक्ट. माइंड की इमेजेस को, ब्रेन की इमेजेस को कलेक्ट करेंगे, और जब हम इमेजेस को कलेक्ट करते हैं, इमेजेस लेते हैं अपने ब्रेन की, अपने नर्वस सिस्टम की, उसी को हम बोलते हैं न्यूरो इमेजिंग. So here it's already mentioned that brain imaging is known as neuroimaging. ठीक है, ब्रेन की इमेज को ही मैं बोलूंगा न्यूरो इमेजिंग. So structural imaging methods are used to image the structure of the brain. This procedure helps to diagnose any injury or the disease in the brain as tumors. तो न्यूरो इमेजिंग हमें क्या हेल्प करेगी? न्यूरो इमेजिंग जब मैं ब्रेन की इमेजेस लूंगा, उससे मुझे फंक्शनिंग तो नहीं पता चलेगी, राइट? फंक्शनिंग कैसे पता चलेगी, लेकिन मुझे ये पता चल जाएगा. सपोज कि मैंने टेस्ट कराया अपना, मेडिकल में जाके टेस्ट कराया, एंड आई फाउंड कि मेरा जो ब्रेन है वो एकदम प्रॉपर काम कर रहा है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है. और मैंने वो फोटोज, डॉक्टर ने वो फोटोज लेके रख ली कि हाँ ये फोटोज है हिमांशु के माइंड की, ये ब्रेन की ये फोटोज है मेरे पास, अलग अलग मेथड्स में उसने फोटोज ली हैं. और उसको ये पता चल गया कि हिमांशु का ब्रेन एकदम प्रॉपर काम कर रहा है और उसकी फोटोज ऐसी आई हैं. तो उसको वो कैसे हेल्प करेगा? सपोज उसके पास कोई पेशेंट आया जिसको माइंड में कोई इंजरी है, हेड इंजरी है, ट्रॉमा है, कुछ भी इश्यूज हैं, और उसकी फोटोज लेगा, तो क्या उस पर्सन की फोटोज मेरे माइंड के फोटोज की जैसे आएंगी? नहीं आएंगी, राइट? तो दैट इज व्हाई दिस मेथड्स हेल्प अस टू डायग्नाइज एनी इंजरी और डिजीज इन द ब्रेन एज ट्यूमर्स. ट्यूमर वही होता है, ट्यूमर जो ब्रेन में इंजरीज होती हैं उसी का एक पार्ट है ट्यूमर. ठीक है, तो ट्यूमर में बेसिकली क्या होता है, ट्यूमर में आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. ट्यूमर आप अभी के लिए ही जान लो, ट्यूमर भी एक डिजीज होता है, जो ब्रेन का डिजीज होता है उसको हम ट्यूमर बोलते हैं. जैसे आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर हो गया, इस पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर से उसकी डेथ हो गई, ये सब हो गया. सो ट्यूमर इज अ काइंड ऑफ डिजीज इन द ब्रेन. So neuroimaging help us to diagnose any injury. So in neuroimaging we have some more techniques. So what are the techniques? First is your X-ray techniques. तो X-ray तो सबको पता ही होगा, सबने कभी ना कभी तो एक्सरे कराया ही होगा, नहीं कराया तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना पता तो जरूर होगा कि एक्सरे नाम की भी कोई चीज होती है. एक्सरे क्या होती है? एक्सरे आपकी एक रे होती है, ठीक है, साइंटिफिकली मैं जाऊंगा नहीं ज्यादा. एक्सरे आपकी रेज होती हैं, और फोटो कैसे आती है? वो रे जो चीजें पास कर देगा वहां से नहीं आएंगी, जो चीजें पास नहीं करेगा वहां पे वो रे क्या करेगी, जाके रिफ्लेक्ट करेगी, और जहां से रिफ्लेक्ट करेगी उसकी वो इमेज बन जाएगी. ये ऐसे बेसिकली यहाँ पे मेथड होता है एक्सरे का. तो एक्सरे में होता क्या है? This technique was used widely to explore the reason behind any neurological deficits. ठीक है, तो एक्सरे में क्या होगा? The conventional X-ray did not help much in observing the neural activity of the patient suffering from the stroke or neurological disorder. तो ये हमें डिजीज के बारे में तो नहीं बताएगा कि उसको क्या डिजीज है, लेकिन it only provides information about the structure that observed the X-rays. ये हमें क्या बताएगा? उसकी माइंड, जो हमारा ब्रेन है, उसकी स्ट्रक्चर को बता देगा. ठीक है, सपोज किसी को इंजरी होगी, उसकी ये जैसे फोटो आई हुई है, ऐसी आती है ना एक्सरे, आपने देखा होगा एक्सरे की फोटोज ऐसी आती हैं. तो सपोज किसी के माइंड में चोट लगी है, उसे क्रैक आ गया उसके सेरिब्रम में, तो वो क्रैक जो होगा वो यहाँ पे हमें दिख जाएगा. सपोज यहाँ पे कोई ऐसा क्रैक आया हुआ है, किसी का बहुत बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसका यहीं पे कोई क्रैक आ गया, तो मुझे एक्सरे की हेल्प से दिख जाएगा. लेकिन अगर कोई माइनर इंजरीज है, कोई अंदर इसके हेड के अंदर कोई इंजरीज है, तो वो मुझे नहीं पता चलेगी एक्सरे से. एक्सरे सिर्फ मुझे स्ट्रक्चर की ही फोटो देगा कि मेरा स्ट्रक्चर है, ये ब्रेन का मेरा ये स्ट्रक्चर है, उसकी ही फोटो हमें देगा. जो जो क्या करेगा, एक्सरे को ऑब्जर्व करेगा. अब यहाँ पे आप देखो, ये जो हमारी स्किन है, यहाँ पे हमारी स्किन भी तो होगी ना, ये तो है नहीं ऐसे तो फोटो नहीं होती, यहाँ पे हमारी ऐसे स्किन भी होती है ऊपर, ऐसे हमारी स्किन होती है. ये आदमी का देखो, ये ऐसे करके फोटो होगी, ठीक है, ये ऐसे करके आदमी की फोटो होगी, यहाँ पे आप उसकी नाक मान लो ऐसे करके, ठीक है. तो एक्सरे किसने ऑब्जर्व करी? जो हमारी बोन है, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, जो मेरी बोन है, मेरे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं, उन्होंने ही एक्सरे को ऑब्जर्व किया. बाकी जो मेरी स्किन थी और मेरे मसल्स थे, उसने एक्सरे को पास कर दिया, तो उसकी फोटो बनी ही नहीं. फोटो उसी की बनेगी जो एक्सरे को ऑब्जर्व कर लेगा, जो उसको पास नहीं होने देगा. और जो बोन्स होती हैं वह ऑब्जर्व करती है, पास नहीं होने देती है, इसलिए वो बोन्स की क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास फोटो कैप्चर हो जाती है. तो एक्सरे बेसिकली हमें स्ट्रक्चर की फोटो प्रोवाइड करेगा. ठीक है, ये आपको पता ही चल गया होगा. ओके. सर जो एक्सरे पास हो जाती है उसी की फोटो आती है ना?
नहीं नहीं, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व जो करता है उसकी फोटो बनती है, पास जो करेगा उसकी फोटो नहीं बनेगी। एब्जॉर्ब्ड, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर दैट एब्जॉर्ब्ड द एक्सरे। पास कर देगा तो फोटो ही नहीं बनेगी ना यार, जो एब्जॉर्ब कर लेगा ना उसको तो उसकी फोटो बनेगी, जो पास कर देगा एक्सरे को तो उसकी फोटो नहीं बनेगी। मैं यही कहना चाह रहा था। अब कहने का मतलब ये है, जो मेरी हड्डी है, मेरे माइंड में जो ये बोन है ना, मेरे जो फेस यहाँ पे नीचे जो फोटो दिखाई हुई है, तो ये जो पार्ट है इसने क्या किया, एक्सरे को ऑब्जर्व कर लिया, इसको पास नहीं किया एक्सरे को। अगर जो बोन के अंदर से पास हो जाती है एक्सरे तो उसकी फोटो ही नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो उसी की बनेगी जो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर उसको पास कर देगा एक्सरे को तो उसकी फोटो नहीं बनेगी। जैसे यहाँ पे कहीं आपको स्किन दिखाई दे रही है, आपको कहीं स्किन नहीं दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पे देखो टीथ दिखाई दे रहे होंगे, आपको थोड़ी जो स्पाइनल कोड होती है, ये नीचे वाली जो स्पाइनल कोड है, इसकी आपको फोटो दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे बोन्स होती है, और ये पूरा पार्ट हमारा क्या होता है, बोन का होता है, जो स्ट्रक्चर जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके हम सेरिब्रम बोलते हैं शायद। प्लीज मेक मी करेक्ट, सेरिब्रम या सेरिवेलम, सेरिब्रम, हम सेरिब्रम ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये उसी को फोटो बनाएगी जो एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके गाइस। ओके सर। ओके, सो द नेक्स्ट इज योर सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या है, आप देखो सारी टेक्निक्स क्या होंगी, फर्दर मॉडिफाई होती जाएंगी। सीटी स्कैन में हमें कुछ ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सीटी स्कैन तो आपको नहीं सुना ही होगा, सीटी स्कैन भी आप सबने सुना होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस आई विल एक्सप्लेन। कंप्यूटराइज टोमोग्राफी इसका नाम होता है, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। This is a this is an X-ray technique used along with the computer that helps to view the structure of the body and the brain. अब ये भी क्या होती है, सीटी, ये भी एक्सरे मेथड ही इसमें यूज किया जाता है, लेकिन एक्सरे मेथड कंप्यूटर से कनेक्ट करके पूरी मशीन उसके अंदर होती है, और वो जो फोटो होती है वो सब जगह से फोटो लेगा, अलग अलग एंगल से एक्सरे पास किया जाएगा, अलग अलग एंगल से मैं एक्सरे पास करूंगा तो अलग अलग एंगल से फोटोज बनेंगी, और अलग अलग एंगल से फोटो बनेगी तो मुझे जो फोटो मिलेगी, जो मेरे को लास्ट में जो मेरा रिजल्ट आएगा, जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है, ये क्या हो गया, डिटेल में आ गया मेरे पास। एज कंपेयर टू एक्सरे टेक्निक, दिस टेक्निक इज मोर हेल्पफुल बिकॉज द फोटो हियर इज योर डिटेल फोटो। 3D पिक्चर यहाँ पे बन रही है, देखो 3D पिक्चर ब्रेन ब्रेन की बन रही है, क्योंकि अलग अलग एंगल से मैंने एक्सरे को पास किया, और अलग अलग एंगल से पास किया तो अलग अलग एंगल से अलग अलग फोटोज आई, तो मुझे डिटेल में फोटो मिल गई उसकी। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन। अब आपने देखा होगा जब भी आपका ना क्या कहते हैं, नॉर्मल, आप कभी भी डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे कराने के लिए बोलता है। ठीक है, अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। जब से पहले डॉक्टर आपको बोलेगा, सपोज आपके हाथ में क्रैक आ गया कोई, आपके फिंगर में क्रैक आ गया कोई, ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरे होगा उसका। एक्सरे अगर कराएंगे तो उसकी एक फोटो आएगी, ऐसी फोटो आएगी। एक्सरे में तो आपने देखा होगा ना, हम हाथ नीचे रखते हैं, अपना पार्ट रखेंगे, और ऊपर से एकदम से फोटो, वो फ्लैश लाइट जलती है, वो एक्चुअल में एक्सरेज गिरती हैं और आपकी फोटो बन जाती है। तो सपोज मैंने एक्सरे करा लिया, और मेरे हाथ में, मुझे पता है कि मेरे हाथ में दिक्कत है, और मैंने एक्सरे करा लिया, एक्सरे में कुछ आया ही नहीं, एक्सरे में पता ही नहीं चला, क्योंकि फोटो तो एक ही एंगल से फोटो आ रही है ना, उसमें दिखाई ही नहीं। फिर मैं, डॉक्टर ने एक्सरे देखा, उसने बोला यार एक्सरे में तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन दिक्कत तो है, हाँ मुझे दिख रहा है कि फिंगर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी पार्ट में आप मान लो उसमें दिक्कत तो है। तो फिर क्या करेगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको ना सिटी स्कैन कराता हूँ इसका, क्योंकि सिटी स्कैन में जो फोटो आएगी वो आएगी 3D में, वो अलग अलग एंगल से फोटोज आएंगी, और अलग अलग एंगल से फोटो आएंगी तो मेरे को डिटेल में पता चल जाएगा कि कहीं इस साइड तो इशू नहीं है, कहीं इस एंगल में तो इशू नहीं है, कहीं इस व्यू से तो इशू नहीं है। तो सिटी स्कैन इसीलिए यूज किया जाता है, उसकी डिटेल फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, so the x-ray is passed from one side and the x-ray detector is placed on the another side of the patient's head. Slowly the x-ray and the detector are rotated. देखो समझना है यहाँ पे, slowly the x-ray and the detector are rotated and the photograph are taken from all the angles. This is what I have explained. So all the photos are then collected by the computer and a CT scan of the brain is produced. ठीक है, तो जितनी भी फोटोज होंगी ये कंप्यूटर ने कैप्चर कर ली, और इन सबको मैं क्या करूंगा, प्रिंट आउट से निकाल दूंगा। जो उनका एक अलग पेपर होता है, आपने देखा ही होगा, एक अलग टाइप का पेपर होता है, उसमें मैं उसको क्या करूंगा, कैप्चर करके उसको प्रिंट निकाल दूंगा, इसी को हम बोलेंगे सिटी स्कैन। तो आपको हमेशा पता चल जाएगा, आपको जो ऐसा वो पेपर देखते ही पता चल जाएगा कि एक्सरे है या सिटी स्कैन है ना। अब इससे पहले तो शायद आपको नहीं पता होगा, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते होंगे, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा, जब अलग अलग एंगल से फोटो दे रखी हो, इसका मतलब वो सिटी स्कैन है, वो एक्सरे नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्सरे, सिटी स्कैन में भी एक्सरे ही होता है, लेकिन वो अलग अलग एंगल से होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट?
for CT scan? No, sir. No, sir. Clear. Great. So the next technique which used under the neuroimaging is magnetic response imaging. मैग्नेटिक रिस्पॉन्स इमेजिनिंग को ही एमआरआई बोलते हैं। एमआरआई आपने देखो सुना होगा, एमआरआई भी बहुत लोगों ने सुना होगा। एमआरआई बेसिकली आपकी ब्रेन की इश्यूज में ही कराते हैं हम एमआरआई। सीटी स्कैन और ये एक्सरे तो अलग अलग चीजों का भी हो सकता है, लेकिन एमआरआई आपका स्पेशली ब्रेन का ही होता है। और भी मेरे को नहीं आइडिया, प्लीज मेरे को इस बात का मेरे को आइडिया नहीं है ज्यादा, मैं 100% श्योर नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैंने ये जरूर सुना है कि एमआरआई ब्रेन की होती है। मैंने मतलब देखा है, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। मेरी एक जो मामी है मेरी, तो उन वो ऐसे छत से गिर गई थी, तो उनका मैंने देखा था। मैंने वो जब वो हॉस्पिटल जाते थे तो मैं उनके साथ गया था बहुत बार, तो उनका एमआरआई वगैरह होता था, पता चलता था, ऐसी करके रिपोर्ट आती थी। तो एमआरआई में क्या होता है, एमआरआई इज अ टेक्निक which is used when detailed picture of the patient brain is to be investigated। जब पेशेंट की ब्रेन की डिटेल पिक्चर को मुझे इन्वेस्टिगेट करना होता है, तब मैं एमआरआई को यूज करता हूं। लेकिन हाउ एमआरआई इज डिफरेंट फ्रॉम सीटी स्कैन, नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस। इन सीटी स्कैन ऑल्सो वी आर taking the different pictures of the brain in the detailed view, and in the MRI also we are here to take the detailed picture of the patient brain, right? But what is the difference? The difference is this technique use a strong magnetic field to gather images of the brain in the frontal and horizontal planes। ठीक है, यहाँ पे मेथड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे मैं एक्सरे को यूज कर रहा था, ये चीज याद रखना। यहाँ पे मैं एक्सरे को यूज कर रहा था सीटी स्कैन में और एक्सरे में, लेकिन एमआरआई में मैं मैग्नेटिक फील्ड को यूज करूंगा उस फोटो को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड को मैं यूज करूंगा टू गैदर इमेजेस ऑफ द ब्रेन इन फ्रंटल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, अनलाइक सीटी स्कैन। जैसे सीटी स्कैन होता है उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, अनलाइक मतलब उसके जैसा नहीं। यहाँ पे इट प्रोवाइड्स मोर डिटेल्ड एंड क्लियर पिक्चर ऑफ द ब्रेन। दिस टेक्निक हेल्प्स टू नो द ब्लड ऑक्सीजन फ्लो टू द डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट आर एक्टिव। सो दैट इज द मेन डेफिनेशन बिहाइंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई में क्या होता है, एमआरआई में 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट, वी यूज मैग्नेटिक फील्ड in order to gather the image of our brain, and the second is it provides more detailed and clear picture। ये हमें ज्यादा डिटेल में और क्लियर पिक्चर देगा ब्रेन का, एंड हमें हेल्प करेगा ये जानने के लिए, ये पता करने में कि जो द ब्लड ऑक्सीजन फ्लो, तो जहां पे जो ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है ब्लड के साथ, ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन फ्लो होता है, मैंने बताया, ऐसा ही माइंड में भी होता है। तो वो कौन कौन से एरियाज में फ्लो कर रहा है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है माइंड में, कौन कौन से एरियाज में फ्लो कर रहा है, और मुझे ये पता चल जाएगा कहाँ कहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो और कौन कौन सा ब्रेन का पार्ट एक्टिव है, तो ये मुझे एमआरआई की हेल्प से पता चलेगा। अब देखो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, एक्सरे क्या करता था, एक्सरे तो खाली हमें सिर्फ जो स्ट्रक्चर होता था ना, उसका जो बोन वाला स्ट्रक्चर होता था उसकी फोटो देता था। लेकिन एमआरआई में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लो होता है, उसको भी कैप्चर किया जाएगा। यहाँ पे उसको भी कैप्चर हम कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। सो दैट इज द बेनिफिट फॉर एमआरआई। ठीक है, सो एमआरआई में देखो इन्होंने भी क्या किया, डिटेल फोटो ली है, अलग अलग एंगल से फोटो ली है, और ये जो साथ में देखो इसके जैसे फोटो नहीं है ना, ये तो अलग है। अब इसको प्लस कर दो आप इससे, यहाँ से, तो यहाँ पे हमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी हमें पता चल रहा है। ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। एनी डाउट? No, sir. ग्रेट। सो द नेक्स्ट इज पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ठीक है, सो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में क्या होता है, ठीक है, ये भी हम मेथड यूज करेंगे ब्रेन को जो फंक्शनिंग होती है उसके अंदर डिटेल उसकी पिक्चर लेने के लिए। बट कैसे हम लेंगे पिक्चर, PET scan helps to detect the changes in the metabolic activity taking place in the brain। ये भी क्या करेगा, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है ना ब्रेन की, उसको जानने में हेल्प करेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये पता कर रहे थे कि ब्लड सर्कुलेशन कैसा है माइंड के अंदर, ये मुझे एमआरआई से पता चल गया। लेकिन पीईटी में, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में क्या होगा, इट हेल्प अस to determine the metabolic activity taking place in the brain, and what is metabolic activity and how it will help us, let me explain this। it does not provide any structural information about the brain। तो पहली बात तो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं आएगा ब्रेन का। देखो ये जो लाइन आ रही है ना यहाँ पे, व्हाइट व्हाइट वाली लाइन आपको दिख रही होगी साइड में, तो ये स्ट्रक्चर बता रही है एक तरह से ब्रेन का कि ये माइंड है, इसके अंदर ऐसा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे साइड वाली लाइन कुछ नहीं है, ये सिर्फ अंदर का प्रोसेस बता रहा है।
ठीक है, अंदर की चीजें बता रहा है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रेन, रेदर इट प्रोवाइड्स image of the brain activity, that is functional brain images. It is an invasive method which are injection of radioactive 2DG is given to the patient. इसमें भी देखो हमने 2DG ड्रग दिया है, ठीक है, 2DG ड्रग देके इंजेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उसकी एक्टिविटीज को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, मैंने वही बताया था ना, देखो अब आपको कोरिलेट कर पा रहे होगे किसमें हमने ड्रग दिया था, केमिकल स्टिमुलेशन में। केमिकल स्टिमुलेशन में हमने इसी ड्रग का यूज किया था, राइट। 2 डीऑक्सी ग्लूकोज 2DG का केमिकल का हमने ड्रग का यूज किया था। उसके बाद मैं केमिकल स्टिमुलेशन को पता कर रहा था उसके अंदर, केमिकल स्टिमुलेशन के अंदर। अब वही चीज यहाँ पे आ रही है पेट के अंदर, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के अंदर। इसके अंदर मैंने ड्रग दिया पेशेंट को, ठीक है, ड्रग दे दिया। उसके बाद उसकी ड्रग देने के बाद उसकी एक्टिविटीज को मैं वो करूंगा, मेजर करूंगा, ठीक है, पेट की फॉर्म में। पेट क्या है, मेथड है, उसको मेजर करने का मेथड है, ठीक है। अभी मेथड क्या मेजर कैसे करेगा इसमें भी हम अलग अलग फोटोज लूंगा, मैं ब्रेन की फोटोज लूंगा। द इमेज रिकॉर्डेड शो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द टास्क। PET scan use radioactive chemical with a short shelf life made in cyclotron, a device to accelerate charges, atomic or subatomic particle. It is an expensive technique, hence it is mostly available in the research hospitals. तो इसमें देखो मैंने ड्रग दिया, उसके बाद मैंने उसको मेजर किया, तो मुझे ये पता चल गया जब मैं वॉक किया तो मेरे माइंड के अंदर ऐसा हो रहा है, ऐसी फोटो आ रही है। जब मैं कुछ चीज देख रहा था तो उसके अंदर ऐसी आ रही थी, और मैं कुछ देख रहा था तो उसकी ऐसी फोटो बनी, और जब मैं कुछ सोच रहा था तो उसकी ऐसी फोटो बन गई, यहाँ पे देखो और जब मैं उसको कुछ याद कर रहा था तो उसकी ऐसी फोटो बन गई। तो आपको पता चल रहा है ना, देखो डिफरेंस पता चल रहा है ना। तो यही होता है केमिकल स्टिमुलेशन के अंदर। अब यहाँ पे ये मेथड है, उसको इमेज कैसे लेते हैं। PET इज ए मेथड हाउ वी विल टेक ए इमेज फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। तो आपको डिफरेंस शायद आपको पता चल रहा होगा, कैसे कैसे डिफरेंट मेथड्स हैं, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट फोटोज ले रहे हैं जो हमें हेल्प कर रहा है माइंड की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने में। आई होप दिस इज क्लियर। बाकी भाई जब आप खुद से पढ़ोगे, एक बार जब आप खुद से पढ़ोगे ना बैठ के, इतना मैंने बता दिया, इसके बाद जब आप खुद से पढ़ोगे बैठ के तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। सो द नेक्स्ट इज फंक्शनल MRI। MRI का ही एक पार्ट है फंक्शनल MRI। इट इज अ लेस एक्सपेंसिव एंड लेस रिस्की टेक्निक्स देन PET स्कैन। fMRI जो फंक्शनल MRI है, प्राइमरीली मेजर चेंज इन द ब्लड फ्लो। Currently, it is most popular method to use in a cognitive neuroscience as well as for the medical diagnosis. ठीक है, तो ये भी एक अलग टाइप का मेथड है, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पे, जो हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा ब्लड फ्लो को। ठीक है, ब्लड फ्लो को मेजर करने की हेल्प करेगा करेगा। तो वही एक मेथड है ये भी। द नेक्स्ट इज डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, DTI। So it is a method that identifies those pathways along which water diffuse। ठीक है, तो ये मेथड जो है डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग जो है, ये वो मेथड है जो आइडेंटिफाई करता है पाथवेज, कौन कौन से रास्ते से जो वाटर हो रहा है वहां पे डिफ्यूज कर रहा है, कौन कौन से रास्ते से जो वाटर हो रहा है डिफ्यूज कर रहा है। ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा DTI से, कि मेरे ब्रेन के अंदर जो पानी है वो कहाँ पे डिफ्यूज कर रहा है। तो ये मुझे हेल्प किससे पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा DTI से। ठीक है। सो इन डिफ्यूजन वाटर डिफ्यूज इन द ट्रैक्स बंडल ऑफ द एक्सन्स। ठीक है, तो एक्सोन्स के अंदर क्या होता है, हमारा वाटर डिफ्यूज करता है। एक्सोन्स लास्ट वाला पार्ट होता है, मैंने बताया था ऐसे ऐसे करके, जो हमारा एक न्यूरॉन की फोटो होती है ना, ऐसे करके जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसमें एक्सोन्स होता है, उसके अंदर वाटर डिफ्यूज करता है। तो उसको मैं पता कैसे करूंगा, उसको पता करूंगा मैं DTI से। ठीक है, अब मैं ये आपको मैं तो अपनी थोड़ी नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई मेरे को क्या पड़ी है, मेरे को क्यों जानना है कि वाटर कहाँ डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसलिए जान रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्रेन की सब चीजों को जानना है, क्योंकि सब चीजें क्या है, इंटरलिंक्ड है। सब चीजें क्या है, आपस में कनेक्टेड है। एक छोटे सा भी कोई भी इशू आ गया ना माइंड में, कुछ भी अगर इशू आ गया, तो बेसिकली हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करेगा, राइट। तो इसीलिए मुझे हर चीज को जानना पड़ेगा कि अगर वाटर डिफ्यूज, सपोज मेरे एक्शन में जो न्यूरॉन है उसमें मेरा एक वाटर डिफ्यूज हो रहा है, सपोज उसमें कोई इशू आ गया जिसकी वजह से वो डिफ्यूज नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली वो मेरे बिहेवियर को भी इफेक्ट करेगा। So in order to observe the water diffuses, I want to learn this method कि भाई वाटर डिफ्यूज कहाँ कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसको मैं फिर मैं आगे हेल्प करूंगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, इसलिए मैं ये सब मेथड यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। सो इन दिस मेथड डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग गिव्स इमेज ऑफ दिस मेजर ट्रैक्स। यहाँ पे हमें इमेज देगा, एक्शंस की ही हमें इमेज देगा, जो AX ये होता है ना यहाँ पे AXONS।
ठीक है, इसकी इमेज हमें देगा और बताएगा कि वाटर वहां पे डिफ्यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें लोकेशन बताएगा, द लोकेशन एंड द आल्सो द ओरिएंटेशन ऑफ न्यूरल एक्शन इन द ब्रेन, उसकी हमें यहाँ पे फोटो देगा, रिकॉर्ड करके बताएगा। ठीक है, एंड दिस मेथड गिव्स एन आइडिया, ये मेथड हमें आइडिया भी देता है हाउ द डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये भी हमें बताएगा कि जो दूसरे एरियाज है ब्रेन के वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, TMS। ये क्या होता है? It is a technique that turns off a part of cortex by creating a magnetic field. It is a technique that turns off a part of a cortex by creating a magnetic field. अब इसका देखो कैसे समझाऊंगा मैं आपको। ये एक टेक्निक है, ये भी एक टेक्निक है, अलग टेक्निक है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है, जो कोर्टेक्स होता है हमारे माइंड का, एक कोर्टेक्स पार्ट होता है, मैं दिखाऊंगा कौन सा होता है, आई विल शो यू। उस कोर्टेक्स को क्या करता है? ऑफ कर देता है कुछ टाइम के लिए। मैंने उस पार्ट पे क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, और उस कोर्टेक्स को क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा वो। ठीक है, काम करना बंद कर देगा, और फिर उसको क्या करेगा, रिसर्च करेगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे काम है, देखो, इट इज अ टेक्निक दैट टर्न ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कोर्टेक्स बाय क्रिएटिंग ए मैग्नेटिक फील्ड। यही मैंने बोला आपको। सो इफ टेम्परली इनएक्टिव द न्यूरॉन्स बिलो द मैग्नेट, क्या करेगा, टेम्परली उसको क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा न्यूरॉन्स को। तो जहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, और उस कोर्टेक्स को क्या करेगा, ऑफ कर देगा, और उस कोर्टेक्स के पास में जो न्यूरॉन्स हैं उसको भी वो क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब क्या होगा, when TMS coil is placed on a motor cortex, जब मैं TMS, जो इस मेथड में जो मैं कोयल यूज करता हूं, उसको मैं प्लेस करूंगा कोर्टेक्स पे, एंड स्टिमुलेटिंग डिफरेंट रीजन अलोंग द कोर्टिकल स्ट्रिप, और जब अलग अलग रीजन को वहां पे क्या करूंगा, स्टिमुलेट करूंगा, तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे पता चलेगा मसल्स का मूवमेंट, twitching will be observed on the contralateral side of the body. From this, it can be observed how different body parts map onto different parts of the cortex, and also how much cortex is devoted to any particular body part. तो ये मुझे ये बताएगा यहाँ पे बेसिकली ना, कोर्टेक्स का मुझे पता चल रहा है कि कोर्टेक्स कैसे कैसे हेल्प करता है किसी भी फंक्शन में, और कोर्टेक्स जो है मेरे माइंड का, मेरे ब्रेन का, वो कैसे कैसे ब्रेन के जो दूसरे पार्ट हैं और जो बॉडी के जो दूसरे पार्ट हैं उनके साथ कैसे कनेक्टेड है, और कैसे डिवोट करता है, कैसे किसी भी फंक्शन में उनको हेल्प करता है। तो ये मुझे पता चलेगा TMS से, ट्रांस क्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन में। तो मैं दोबारा समझा देता हूं, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड को लेके आऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड को कोर्टेक्स पे अप्लाई करूंगा। मैं दिखाई देता हूं पहले आपको, देखो, ये तो हमारी ब्रेन की फोटो है। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेरिब्रम, ये सेरिबेलम सॉरी, ये होता है हमारा सेरिब्रम, जो पूरा ये पार्ट होता है, और जो नीचे वाला होता है स्पाइनल कोड, जिससे वो कनेक्टेड होता है हमारा ब्रेन, बाकी सब चीजों से कनेक्टेड होता है, ये स्पाइनल कोड अदर पार्ट से कनेक्टेड होता है। तो जो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम के ऊपर एक लेयर होती है, ग्रे कलर की एक लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स। ठीक है, तो आई होप इससे आपको पता चल गया होगा, सेरिब्रम के ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे कोई कोर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ पे कोर्टेक्स होगा ऊपर, मैंने वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो कोर्टेक्स तो बंद हो ही हो गया, कोर्टेक्स तो बंद हो ही गया काम करना, लेकिन उसके पीछे, उसके नीचे जो न्यूरॉन्स थे ना, वो भी इनएक्टिव हो गए। अब मैंने उस न्यूरॉन को इनएक्टिव कर दिया न्यूरॉन को इनएक्टिव कर दिया, तो क्या होगा, उसके बाद जितनी भी मूवमेंट होगी, जितनी भी जो फंक्शन हो गया इनएक्टिव करने के बाद, जो भी चेंजेस आएंगे, जो बेसिकली जो चेंजेस आएंगे ब्रेन के अंदर, उसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, रिकॉर्ड कर लूंगा। अब मैंने रिकॉर्ड कर लिया उसके चेंजेस को, तो मुझे ये पता चल गया कि कोर्टेक्स जो है ना, वो मेरे माइंड में इतना इंपॉर्टेंट है, मेरे माइंड में इतना इंपॉर्टेंट है कोर्टेक्स, जिसकी वजह से देखो ये फंक्शन काम करना बंद कर गया, और मेरे जो बॉडी के दूसरे पार्ट थे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। तो मुझे ये उसकी हेल्प से पता चल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ TMS इज दैट इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव इन रीडिंग द सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर। सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर होता है जो इनर वाला पार्ट होता है, उसमें होता है एक पार्ट सबकॉर्टिकल, वहां तक वो नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये सिर्फ जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है सेरिब्रम के, उसको ही वो काम में ले सकता है, बाकी हम नहीं कर पाते। सो आई होप दिस इज क्लियर। एनीबडी हैव एनी डाउट? No, sir. ग्रेट।
सो शौनक आस्क्ड मी दिस कि टीएमएस जो होता है हमारे ब्रेन के लिए हार्मफुल होता है कि नहीं होता है। सो गाइज ऐसा तो नहीं होता है, आई होप, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए होता है ऐसा। जब मैं कम्युनिटी फील्ड मैंने लगाई तो जो भी चेंजेस आएंगे मैंने पता कर लिया और फिर मैं उसको हटा दूंगा। तो ये एकदम फास्ट प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने वो लगा दिया तो पूरा दिन मैंने लगा के रखा हुआ उस पे, कोटेक्स पे लगा के रखा हुआ है, तो पूरा दिन अगर मैं लगा के रखूँ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इशू आएगा ही। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं। अब मेरे को डिटेल में मुझे भी नहीं पता कि कैसे ये प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है, डॉक्टर्स कैसे कितनी देर तक वो अप्लाई करते हैं, कितनी देर तक नहीं रखते हैं। तो डेफिनेटली ऐसा तो होता होगा, नुकसान तो होता होगा। ठीक है, इसलिए इसलिए हम ये सब चीजें पहले एनिमल्स पे ट्राई करते हैं, वो जब हमें पता चल जाता है कि हाँ कोई इशू नहीं है, देन वी विल कम टू द ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स पे चलो आप ट्राई करके देखते हैं। तो ऐसा है इसका लॉजिक। सो द नेक्स्ट वी हैव सम न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट। सो यहाँ पे हम असेसमेंट्स पढ़ेंगे। सो आई होप मेथड सबको क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, लास्ट सेशन में भी पढ़ा था और अभी भी हम ये आज वाले सेशन में भी हमने मेथड्स पढ़े हैं। तो बेसिकली हमने ये जाना कि अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो नेचर कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया बायोसाइकोलॉजी का। बायोसाइक देखो मैं रिवाइज करा रहा हूं दोबारा, सब ध्यान से सुन लेना। ठीक है, बायोसाइकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ न्यूरोसाइंस। In neuroscience we will study the details for our nervous systems. We will study in details, ठीक है, everything हम सब कुछ पढ़ेंगे न्यूरोसाइंस में। बट बायोसाइकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ न्यूरोसाइंस वेयर वी विल स्टडी some क्या कहते हैं सिलेक्टिव टॉपिक्स। ठीक है, वी विल learn only some selective topics which help us to understand how the behavior of human being can be affected by our brain। ये हम पढ़ेंगे सिर्फ बायोसाइकोलॉजी में। सो ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने कुछ फील्ड्स पढ़ी थी जो जो हम बायोसाइकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, देन हमने ये पढ़ा व्हाट आर द मेथड्स व्हिच हेल्प अस टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। राइट, सो हमने सारे मेथड्स पढ़े, कौन कौन से मेथड्स हेल्प करते हैं हमें ब्रेन के बारे में पता करने के लिए, वो मेथड्स हमने पढ़े। नाउ the next topic is neuropsychological assessment. So these are the assessments, as we were covering the assessments in the individual differences, personality assessments। in personality assessments हमारे पास कुछ कुछ assessments होते थे जो हम perform करते थे या फिर हम किसी भी patient पे perform करते थे और हमें उसके personality के बारे में पता चलता था। So in the similar manner in biopsychology we have neuropsychological assessment which we use or which we perform on any particular individual, your patients or animals or anyone, in order to measure how the brain is working for that person। ठीक है, कि उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर तो नहीं है, उसका माइंड सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम यहाँ पे टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे असेसमेंट्स तो देखो मैं कुछ माइंड के साथ उसके साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, माइंड के साथ कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उसका टेस्ट लूंगा। टेस्ट अलग अलग टाइप के टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कि उसका चक्कू लेके नाइफ लेके उसका ब्रेन काट के मैं टेस्ट करूंगा, वो असेसमेंट नहीं होते। असेसमेंट होते हैं नॉर्मल टेस्टिंग, कि मैं क्या पता मैं उसका इंटरव्यू लूं, मैंने उसको बिठा लिया और मैं उससे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। अब वो जैसे जैसे आंसर कर रहा है तो मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, आई नो कि अगर किसी भी पर्सन का माइंड अगर प्रॉपर काम कर रहा है तो वो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही देगा। ठीक है, या फिर वो ऐसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, वैसे आंसर्स नहीं दे रहा है जैसे होने चाहिए, दैट मीन्स उसके माइंड में कुछ ना कुछ लोचा है। Right, the neuropsychological assessments, let me explain this. So we have to assess the amount of impairment in the behavior or the cognitive capacity after brain injury or damage. We use neuropsychological assessment procedure। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कह रहा है कि वी यूज दिस मेथड इन ऑर्डर टू चेक द बिहेवियर एंड कॉग्निटिव कैपेसिटीज आफ्टर ब्रेन इंजरी और डैमेजेस। ठीक है, कि मेरा पहले तो सही है, तो जब मैं अगर मैं सही हूँ तो मेरे को चेक कराने की क्या जरूरत है। सपोज मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे दिमाग में चोट लग गई। ठीक है, तो उसके बाद मैंने मेडिसिन ली, डॉक्टर को दिखाया और सारी मेडिसिन ली, मेरी मेडिसिन चल रही है। तो उसके बाद पार्ट आता है असेसमेंट का। जैसे होता है ना अपॉइंटमेंट, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी मामी का ही एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा अपने आंखों के सामने। तो जैसे उनका वो एक्सीडेंट हुआ था, वो गिर गई थी छत से, तो उनके माइंड के अंदर इंटरनल इंजरी हो गई थी। उसके बाद उनकी क्या मेडिसिन चली बहुत दिनों तक, अभी भी मेडिसिन चल रही है, करीब 3 साल हो गए हैं। ठीक है, तो जब उनकी स्टार्टिंग में मेडिसिन लगी, सारे टेस्ट वगैरह हो गए, सब हो गए, तो फिर डॉक्टर ने क्या करेंगे, उनके अपॉइंटमेंट फिक्स कर रखे हैं कि आपको मंथ में इस दिन आना ही आना है, आपको वीकेंड पे आना है, या आपको 2 महीने बाद आना है, या फिर आपको 6 महीने बाद आना है। तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर वैसा कुछ नहीं करता, वो नॉर्मल कुछ टेस्ट करता है, असेसमेंट करता है, बात करने की कोशिश करता है, आपसे बात करेगा, कुछ कुछ चीजें पूछेगा, या क्या पता कुछ कुछ टेस्ट भी करे, आपका सीटी स्कैन करे या फिर आपका एमआरआई करे। ठीक है, एमआरआई कर सकता है,
अब देखो मुझे पता चल रहा है, मुझे नॉलेज हो रही है कि हाँ यार सिटी स्कैन करेगा तो थोड़ी ना पता चलेगा कि उसके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है। सिटी स्कैन से तो खाली स्ट्रक्चर पता चलेगा। तो अगर मुझे एक्टिविटी पता करनी है, मेटाबॉलिज्म पता करनी है कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एमआरआई कराना पड़ेगा। ठीक है, तब पता चलेगा कि मेरे माइंड के अंदर ब्लड सही से सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब असेसमेंट क्या करेगा, डॉक्टर परफॉर्म करेगा पेशेंट के ऊपर कि भाई चोट लगी थी इसको 1 साल पहले, तो अब मैं 1 साल बाद इसका असेसमेंट कर रहा हूँ। असेसमेंट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर इतनी इंप्रूवमेंट हुई है, इसका माइंड ऐसे वर्क कर रहा है, या ये सही से आंसर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सब चीज तो ब्रेन से ही काम कर रही है ना। अगर ब्रेन में चोट ठीक नहीं होगी तो बात ही नहीं कर पाएगा सही से, बिहेव ही नहीं कर पाएगा सही से। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैं मामी से बात करता हूँ फोन पे तो एक ही चीज वो बार बार पूछती रहती है। ठीक है, अगर मैं घर जाता हूँ तो एक ही चीज बार बार पूछती रहती है। तो ये कुछ डिसऑर्डर है माइंड में, जो उनके एक्सीडेंट की वजह से उनके माइंड में हुए थे। ठीक है, सो in order to check the behavior and the cognitive capacities after brain injury and damages, we use neuropsychological assessment procedures. ठीक है, so in this method tests are employed to make an assessment of different cognitive functions such as learning, sorry guys, learning, memory, discrimination task, intelligence, language, perception, decision making, reasoning. So ये सब सारे क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जो मैं टेस्ट करने की कोशिश करूंगा पेशेंट के ऊपर, और मैं उसको एडमिनिस्टर करूंगा, उसकी स्कोरिंग करूंगा एंड इवेल्युएट करूंगा, एंड कंप्लीट मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज टेकन। ओके गाइज, आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आ रहा है ना सबको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर ये सब हम तब पढ़ेंगे ना जब उसके ब्रेन में इंजरी हो चुकी होगी। हाँ, बेसिकली ये तभी यूज किया जाता है, क्योंकि अगर मैं सब ठीक हूं तो मेरा कौन असेसमेंट लेगा? डॉक्टर जाके यही बोलेगा कि तू ठीक है, तो तेरा क्या काम है, तेरा तो सही काम, माइंड काम कर रहा है। तो बेसिकली वहीं पे मोस्टली 90% या 95% में यही करूंगा। वहीं पे ज्यादा इसका रोल प्ले होता है, जब पहले से किसी के माइंड में इंजरी हो और मैं उसका असेसमेंट करूंगा पता करने के लिए कि वो कितना रिकवरी कर रहा है माइंड, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसका जो लर्निंग प्रोसेस है, उसके जो मोटिवेशन है, इमोशन है, बिहेवियर है, वो कितना हद तक रिकवर कर रहा है। ठीक है गाइज, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। देखो सेशन खत्म होने वाला है, 1 ही मिनट बच गया है, 1 मिनट 43 सेकंड्स बच गए हैं। तो देखो मैं वैसे बता देता हूँ, मैं इसमें कुछ भी नहीं है पढ़ाने का। ठीक है, तो न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के आप, मैंने डेफिनेशन बताई दी। तो इसके अंदर कुछ कुछ मेथड्स हैं, इसको एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने खुद पढ़ लिया है। जैसे ये इंटेलिजेंस स्केल वाला जो फर्स्ट मेथड है, ये 93-9 में परफॉर्म किया था, एडल्ट और चाइल्ड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उनकी ये असेसमेंट के लिए एक्सप्लेन नहीं किया गया है, खाली बता रखा है इनके बारे में कि ये छोटे बच्चों पे होता है और ये बड़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सब पे अप्लाई हो जाएगा और ये अलग अलग इससे अप्लाई होगा। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको सिर्फ एक रीडिंग लेनी है आपकी और आपको समझ में आ जाएगा सब ये। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। और क्योंकि सेशन खत्म हो रहा है तो इसलिए सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, अब दोबारा क्या सेशन लेंगे इसका। सर अब इसके इस बाद कब क्लास है, अभी लोगे या फिर कल होगी? इसके बाद मैं देखता हूँ यार, मैं क्या सेशन लूंगा, एक और पक्का सेशन लूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसका लूँ 103 का सेशन लूंगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। वो भी पेंडिंग चल रहा है पीछे थोड़ा। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लो, आपको साथ के साथ पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। एंड द नेक्स्ट, इसके बाद एक टॉपिक है रिसर्च एथिक्स इन द बायोसाइकोलॉजी, जो मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि हमारे एथिक्स होते हैं कि हम डायरेक्ट किसी भी ह्यूमन बीइंग पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हमें एनिमल्स पे करना पड़ेगा। तो जो एथिक्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो अमेरिकन साइकोलॉजी, जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने कुछ रूल बना रखे हैं, गाइडलाइंस बना रखी हैं कि हमें ये गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी कोई भी अगर मैं रिसर्च करता हूँ। तो वो सब इन्होंने इसमें बता रखा है। ज्यादा देखो खत्म हो गया, इतना सा पार्ट है ये, इसमें कुछ नहीं है, बस बता रखे कि हम एनिमल्स पे करेंगे, आदमियों पे नहीं करेंगे डायरेक्टली, और एक दो पॉइंट और हैं, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, राइट? हाँ जी आ गया। ग्रेट गाइस, ओके गाइस, देन टेक अ रेस्ट।